हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा मैं बता दूं, मेरा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर चल रहा था और मैंने फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के जितने भी बेटा फॉर्मूले होते हैं, इनके जो ग्राफ होते हैं, मैंने बेटा सारे के सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। अब अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपको ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूँ। इन न्यूमेरिकल्स को आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन न्यूमेरिकल्स हैं जो आए दिन बोर्ड के एग्जाम में बेटा आते रहते हैं। मतलब आज जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 3-4, उसके बाद मैं अपनी स्टार्ट कर दूंगा कोलिजन थ्योरी फॉर रिएक्शन रेट, ठीक है ना। तो बेटा उसके पहले मैं ये 3-4 प्रकार के न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, तो ये 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स आप जरूर करके जाइएगा। उम्मीद है कि आपने इसके पहले फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के सारे फॉर्मूले आपने देख लिए होंगे, ठीक है। अब मेरा जो पहला न्यूमेरिकल है क्या लिखा है, पढ़िए। फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो उसने पहले मेंशन कर दिया कि कोई रिएक्शन जो थी बेटा फर्स्ट ऑर्डर की थी, हाफ लाइफ टाइम उसने बेटा हाफ लाइफ टाइम 6.93 सेकेंड दे दिया, ठीक है। चूंकि टाइम है तो उसका यूनिट सेकंड मिनट वगैरह में होगा, ठीक है। मेरे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, उसका हाफ लाइफ टाइम मेरे पास है 6.93 सेकेंड। मतलब उसने बेटा T1/2 की वैल्यू उसने 6.93 सेकेंड आपको पकड़ा दी है। बताओ सही है। तो एन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम किसी भी ऑर्डर के लिए किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम में बेटा डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चा फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसका के और टी हाफ का रिलेशन होता है बच्चा, डायरेक्ट होता है के इजिकल टू पॉइंट या 0.693 अपॉन में होता है के। अब आप देखिए सिंपल सी अपॉन में होता है टी हाफ, अपॉन में होता है आपका टी हाफ। अब उसने टी हाफ गिवन कर दिया है और रेट कांस्टेंट निकालना है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे है। तो के इजिकल टू हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू मैंने लगा दी 6.93 सेकंड में लगेगी, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हटेगा तो बच्चा नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू पूरी कट गई और 2 जीरो से बच्चा 2 जीरो कट गए, तो आंसर हो गया 1/10 बोल दीजिए या 0.1, ठीक है। क्योंकि सेकंड नीचे आया था तो ऊपर बच्चा हो जाएगा सेकंड इनवर्स। देखो इस तरह का न्यूमेरिकल बिल्कुल आपको तैयार करके जाना चाहिए। कुछ है नहीं इसमें, क्यों इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपको सीधा सा हाफ लाइफ टाइम या रेट कांस्टेंट में कुछ दिया गया और बाकी आपसे एक वैल्यू देगा, एक आपसे पूछ लेगा। फटाफट इसको नोट कर ले, मैं दूसरा न्यूमेरिकल बनाता हूँ फटाक से। एक बेटा ये न्यूमेरिकल आपको जरूर करके जाना चाहिए, आपका क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भाई पेपर में बहुत आते रहते हैं, कॉमन न्यूमेरिकल्स हैं जो आए दिन पूछता है। देखो क्या लिखा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, इज 50% कंप्लीट, मतलब 50% बेटा कंप्लीट हो गई है इन 20 मिनट। मतलब 50% का मतलब क्या हो गया, उसके आधा होने का समय आपको दे दिया 20 मिनट। देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। सीधी सी बात है, आपको अगर 50% का समय पता है कि 50%, ठीक है, तो आपको हाफ लाइफ टाइम, देखो 50% में जो भी समय लगता है बेटा वो हाफ लाइफ टाइम का होता है। कौन सा होता है बेटा, वो हाफ लाइफ टाइम का होता है, यानी आपको हाफ लाइफ टाइम पता है। अच्छा अगर आपको हाफ लाइफ टाइम पता है तो आप रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हैं और रेट कांस्टेंट के की हेल्प से आप किसी भी टाइम रिक्वायर्ड का आप निकाल सकते हैं कितना कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। कैसे कर सकते हैं बता रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट, 50% बेटा कंप्लीट हो गई है इन 20 मिनट। मतलब आपको हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू बेटा 20 मिनट दे रखी है, ठीक है। देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन। मतलब ये कह रहा है कि बताइए 75% अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है भाई तो कितना समय लगेगा। ये बात तो तय है कि 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 50 आधा काम करने में 20 मिनट लग रहा है, तो 75 करने में तो भाई ज़्यादा ही लगेगा ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अगर आप इस पर ध्यान दीजिए पहले, तो 50% रिएक्शन कंप्लीट का मतलब है रिएक्शन बेटा आधी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर बेटा रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई है तो उसका जो टाइम होगा मतलब हाफ लाइफ टाइम होगा, तो ये मेरे को टी हाफ की वैल्यू जो दे दी है बेटा वो 20 मिनट दे दी। कितनी दे दी बेटा,
20 मिनट। अब इस टी हाफ की हेल्प से मैं रेट कांस्टेंट के निकाल लूँगा। तो के का फॉर्मूला मेरे पास होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ, यहाँ मैंने टी हाफ लगा दिया 0.693 अपॉन में 20। ध्यान रखिएगा इस के को आप अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इस के को जब आप लगाएंगे ना किसी फॉर्मूले में तो वो डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। अब इधर देख लेते हैं हमारे पास, अब हमसे कह रहा है कि अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो उसका क्या समय लगेगा। अच्छा, अगर कोई काम 75% बेटा कंप्लीट हो गया है, बताइए सोचिए, अगर कोई वर्क बेटा 75% कंप्लीट हो गया तो बताइए कितना रिमेनिंग रह गया है। रिमेनिंग, क्योंकि आपका जो मेन फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log 10 बेस पर मैं ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, आप ध्यान करिए इसमें जो a था वो इनिशियल कंसंट्रेशन था और जो a माइनस एक्स होता है वो रिमेनिंग बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में यहाँ कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि कितना कंप्लीट हो गया, या तो इनिशियल है या बचा हुआ है, या फिर इनिशियल है या बचा हुआ है, कितना कंप्लीट हो गया है इस फॉर्मूले में उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 75% बेटा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, 75% किसका कंप्लीट हो गया होगा, इनिशियल जो लिया होगा, इनिशियल जो लिया होगा उसका 75% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इनिशियल मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब जो 75% कंप्लीट हो चुका है तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग का मतलब हो गया रिमेन्स। अगर मैं रिमेन्स की बात करूं तो वो a माइनस एक्स हो गया, और बेटा अगर 75% कंप्लीट हो गई है रिएक्शन तो रिमेनिंग की वैल्यू जो है मेरे को यही तो लगाना पड़ेगा, तो रिमेनिंग आपका बचेगा 25% बचेगा। ठीक है, जो कि इस a का 25% होगा, तो मैं a का 25% करूंगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू a/4 आ जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो देखिए मेरे पास इनिशियल हो गया a, रिमेनिंग हो गया a/4। आप रेट कांस्टेंट यहां से निकाल ही चुके हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि 25%। जब मैं ये वैल्यूज यहां पुटअप करूंगा, जब मैं ये वैल्यूज a/4 वाली पुटअप करूंगा ना, तो जो टाइम आएगा वो 25% रिमेनिंग का कह दीजिए या 75% कंप्लीट का कह दीजिए। और देखिए इसके लिए मेरे को के भी तो चाहिए था, तो के की वैल्यू तो आप यही लगा देंगे, तो 0.693 अपॉन में मेरा 20 ऐसे चलेगा, इजिकल टू में क्या है, उधर चल रहा है मेरे पास 2.303। टाइम आपको निकालना है, देन टाइम रिक्वायर्ड, देखिए पढ़िए क्या निकालना है, टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये हो गया log 10 बेस पर बच्चा a तो a रहेगा और इसके बदले मैं लगा दूंगा a/4। बताइए a से कैंसिल हो गया, अब ये 4 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो 4 को मैं क्या लिख लूंगा 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया 0.693 अपॉन 20 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। ये बच्चा बन गया log 10 बेस पर 2 की पावर 2। इतना क्लियर है। अब आपको पता है कि ये पावर के ऊपर पावर तो ये पहले आ जाएगा, तो 0.693 अपॉन में 20 दिखाई पड़ रहा है क्या, हाँ भाई दिख रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, 2 पहले आ गया और ये लग गया log 2। अब मैं एक स्टेप यहाँ डायरेक्ट करना चाहूंगा, आपको अच्छी तरह पता होगा। देखो भाई log 2 की वैल्यू मैं लगा दूंगा 0.3010, log 2 की जो वैल्यू है वो लगाऊंगा 0.3010, समझे। और जब इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, इस 2 को छोड़ के इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो यही वैल्यू आती है डेरिवेशन में आई थी। तो ये log 2 ये और ये मिलके पूरा कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1/20 बचेगा। वो आप घर में करके देख सकते हैं। log 2 की वैल्यू लगाइएगा 0.3010 होती है, उसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वैल्यू तो 1/20 हो गया, 2/t हो गया, तो t मेरे पास 40 मिनट आंसर आ जाएगा। कितना मिनट आंसर आ गया बच्चा, 40 मिनट आंसर मेरे पास इस न्यूमेरिकल का आ गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, उसका अगर
50% का आपको समय दिया है और 75% का समय पूछ रहा है, तो हमेशा जस्ट डबल आंसर आएगा। अगर उसने 50% का समय दिया है बच्चा और 75% का पूछ रहा है तो हमेशा जस्ट डबल आंसर आएगा। अगर कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है तो और 50% का समय दिया है और 75 का पूछ रहा है तो उसका 3 गुना आंसर आता है। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बेटा नोट कर लिया होगा आप लोगों ने न्यूमेरिकल। अब हम लोग बेटा अपने आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। बेटा अब इस चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछता है वो कि बेटा कोलिजन थ्योरी क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 के लिए बता रहा हूँ, जिसका नाम बच्चा है कोलिजन थ्योरी। भाई है तो थ्योरी, मगर इसमें जो है इसको लेकर के उसने भाई 2-3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में उसने पूछ रखे हैं। ठीक है, एक तो पहले यही पूछ सकता है कि भाई कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होता है, क्या एक्सप्लेन करती है, हमें क्या बताती है। दूसरा इसमें बेटा एक थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा और एक बेटा आएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, और इसी के दम पे थोड़ा हम बता पाएंगे कि एक्सोथर्मिक क्या है बेटा, एंडोथर्मिक क्या है। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं हमारे पास कि भाई कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होती है, और इसी के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर मैं किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसमें रिएक्शन रेट कैसे बढ़ा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में इसका ग्राफ का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो कोलिजन थ्योरी होती है फॉर द रिएक्शन रेट। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन लिखी है A2 + B2 और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके AB बना रहे हैं। ठीक है, कोलिजन थ्योरी के हमारे पास 3-4 बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर ही वो क्वेश्चन आपके सीबीएसई या यूपी बोर्ड में पूछता है। ठीक है, यूपी बोर्ड की बात करें तो वो सीधे डायरेक्ट कोलिजन थ्योरी पूछ लेता है, मगर सीबीएसई या एससी में थोड़ा सा वो घुमा के पैटर्न करके पूछता है। ठीक है ना, जैसे कोलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, कोई पॉइंट नहीं, बस समझा दूंगा, आपको लिखना है तो मैं लैंग्वेज बोलूंगा, आप उस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कोलिजन थ्योरी का पहला पॉइंट ये होता है कि जब भी हमारे पास जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये आपस में कोलाइड होंगे, जब ये टकराएंगे आपस में, तो आपका प्रोडक्ट बनने की संभावना है। मतलब मेरे पास जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जैसे A2 है और B2 है, अगर ये अगल बगल से निकल गया, मतलब ये अगल बगल से निकल गया, इनका आपस में कोई भिड़ंत नहीं हुआ, आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ, भूल जाओ, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, भूल जाइए आपकी कोई प्रोडक्ट बनने वाला है। मतलब जब A2 और B2 आपस में कोलाइड होगा तो मैंने कहा प्रोडक्ट बनने की संभावना है। अभी भी मैंने ये नहीं कहा कि बेटा अगर A2 से B2 टकरा गया है तो प्रोडक्ट बन ही जाएगा, मैंने अभी भी ये नहीं कहा। मैंने कहा प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत जरूरी है मॉलिक्यूलर कोलिजन का होना, मतलब कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होंगे तब तो प्रोडक्ट बन सकता है, मगर अगर मैंने अभी भी कहा कि प्रोडक्ट बन सकता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं कि प्रोडक्ट बन ही जाएगा। मगर अगर कोलिजन ही नहीं हुआ, अगर दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड ही नहीं हुए, तब तो बेटा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो कोलिजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक को बच्चा मैं बोलता हूँ इफेक्टिव कोलिजन और दूसरे को मैं बोलता हूँ बच्चा अनइफेक्टिव कोलिजन। मतलब मेरे पास जो कोलिजन होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है बेटा इफेक्टिव कोलिजन और दूसरे का नाम होता है बच्चा अनइफेक्टिव कोलिजन। अगर मान लो कहीं पर कोई टक्कर हुई, अगर मेरे पास कहीं पर कोई टक्कर हुई मॉलिक्यूल्स की और टकराने के बाद प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, अगर टकराने के बाद मतलब इस वाले कोलिजन में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, टिक लगा रहा हूं, मगर अनइफेक्टिव कोलिजन हुई तो बेटा इस वाले कोलिजन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। 2 मॉलिक्यूल आए, बहुत तेजी से टकराए, उनके बॉन्ड टूट गए, खटाक से AB बन गया, 2 मॉलिक्यूल मरे मरे चले आ रहे हैं, बिल्कुल एनर्जीहीन है, एनर्जी है ही नहीं, आपने सामने आके खड़े हो गए, वो बताओ भाई, तो भैया सीधी सी बात है उनकी टक्कर इफेक्टिव नहीं बल्कि कैसी होगी बेटा, अनइफेक्टिव होगी। जो लोग लड़ने वाले हैं अगर उनके पास खुद कोई एनर्जी नहीं है तो क्या ही प्रोडक्ट बनाएंगे वो लोग, ये बताइए आप। तो सीधी सी बात है कि अगर मेरे पास
जो मॉलिक्यूल्स के बीच टक्कर होने वाली है बेटा, अगर वो इफेक्टिव है, अगर वो प्रभावी टक्कर है, तब तो बेटा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर बेटा वो अनइफेक्टिव है, मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जीहीन है, हमारे पास उनके पास एनर्जी नाम की कोई चीज है नहीं है, तो वो बेटा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तीसरा मेरे पास ये है कि भाई इफेक्टिव कोलेजन अब देगा कौन हमारे पास, तो प्रत्येक मॉलिक्यूल के पास एक एनर्जी होनी चाहिए जिसे मैं बोलता हूं THRES, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलता हूं बच्चा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी है बेटा? अगर किसी मॉलिक्यूल के पास जो अपनी एनर्जी प्लस जो उसको दी जाए एनर्जी सब मिला के अगर टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर लेती है ना बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल के बाद जो कुल ऊर्जा है, अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली आवृत्ति बोलते हैं, दहली एनर्जी बोलते हैं बेटा, अगर इससे ज़्यादा हो गई ना बेटा, तब तो वो प्रोडक्ट बना देगा। और ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी मॉलिक्यूल की है, ये डिपेंड करती है बेटा काइनेटिक एनर्जी पर। जो मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज भाग रहे होते हैं, जो मॉलिक्यूल बहुत तेज तेज भाग रहे होते हैं, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी का डाटा पार कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा किसी रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी 80 जूल है। कितनी है बेटा? 80 जूल। मतलब इस रिएक्शन को देने के लिए मॉलिक्यूल के पास बउआ 80 जूल एनर्जी होना चाहिए, समझे नहीं? अब कोई मॉलिक्यूल 70 जूल लेके टहिल रहा है, अब कोई मॉलिक्यूल 70 जूल लेके भटक रहा है, तो बेटा वो इफेक्टिव नहीं बल्कि क्या देगा? अनइफेक्टिव कोलेजन देगा। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल 90 जूल लेके भटक रहा है, तो बेटा थ्रेशोल्ड का डाटा 80 है, 10 ज्यादा लेके टहिल रहा, आओ फटाफट रिएक्शन दो, प्रोडक्ट बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो कुल मिला के हर मॉलिक्यूल्स के पास जब थ्रेशोल्ड एनर्जी का डाटा पार हो जाता है बेटा, ये भी ग्राफ से आगे एक्सप्लेन करूंगा, एक दूसरा ग्राफ अभी बनाता हूं। ठीक है, और ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये बेटा जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सब सारे मॉलिक्यूल्स में कुछ ही मॉलिक्यूल, मैंने कहा 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 की बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, वो एक जैसी नहीं होगी। किसी के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो जो फ्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल का, वो इफेक्टिव कोलेजन देता है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा, और यही वाला ग्राफ बेटा CBSE बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ लिखता हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, छोटा सा लिख रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये लिख दिया मैंने, और ये लिख दिया मैंने KE लिख दिया। KE का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी रिएक्शन का ग्राफ बेटा ऐसे चलता है, शुरुआत में ऐसे होता है और बाद में बेटा ऐसे हो जाता है। बहुत ध्यान से देखेंगे हमारी बात, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे बेटा। पहले समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो देखो इसका फ्रैक्शन ये हुआ, तो इस फ्रैक्शन के पास इतनी एनर्जी है, मतलब कम एनर्जी। देखो इधर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल तेज भागेगा, तेज भागेगा, तेज टकराएगा, तेज टकराएगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ ये जो मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक एनर्जी काफी कम है, तो एक छोटा सा फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी कम है। अब बताइए जरा इस पॉइंट में आ जाऊं, तो देखो फ्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, मगर इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं इस बात की बात करूँ तो यहाँ फ्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है, मगर अभी भी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं। जरा मैं इधर आ जाऊं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, अगर मैं इसको जरा डॉट ऐसे कर देता हूं, डैश कर देता हूं, अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं, तो बताइए यहाँ के बाद एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो वैल्यू आ रही, एक पर्टिकुलर मान लिया ये जो वैल्यू है, ये जो है आपके पास, यही जो एनर्जी होगी, ये होगी बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चा होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब ये जो फ्रैक्शन है, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है, इधर आप आगे बढ़ा दें, ये जो फ्रैक्शन है इसके पास एनर्जी आ गई, आगे जितने भी फ्रैक्शन होंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब इस फ्रैक्शन के बाद, मतलब ये जो फ्रैक्शन होगा, ये जो फ्रैक्शन होगा, ये बेटा देगा इफेक्टिव कोलिजन। ये जो फ्रैक्शन होगा, अब इसके बाद जितने भी फ्रैक्शन होंगे सबके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो आप देखिए इसके पहले जितने फ्रैक्शन हैं वो सब के सब बेटा आपके इफेक्टिव कोलिजन नहीं देंगे, मगर इस एनर्जी के बाद, इस एनर्जी के बाद आगे जितने भी फ्रैक्शन आएंगे बेटा वो सब के सब आपके देंगे इफेक्टिव कोलिजन देंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये मेरे पास इतना पॉइंट है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी तो समझ में आ गई। थ्रेशोल्ड एनर्जी होने के साथ साथ एक बात और देखी जाती है कि जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, ठीक है, ये बात समझिएगा, फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी बताइए, यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी कम है, तो ये फ्रैक्शन हुआ। ये फ्रैक्शन से मतलब नहीं है, जिसके पास
हमें वो फ्रैक्शन देखना है जिसके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, हमें वो फ्रैक्शन देखना है बेटा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो आगे ही तो ज़्यादा है, तो ये एक आगे स्मॉलर फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जो बेटा इफेक्टिव कोलिजन दे सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन सब पॉइंट्स के अलावा इस थ्योरी में एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं। आप ये चीज़ जोड़ सकते हैं इसमें कि बेटा आपको यहाँ पर चौथे पॉइंट में मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसा है, जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं उनका बेटा टकराने का ओरिएंटेशन कैसा है। अगर ये ओरिएंटेशन करेक्ट है यानी प्रॉपर ओरिएंटेशन है तब तो इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा। अगर इम्प्रॉपर है, मान लो मेरे को A2 की रिएक्शन B2 से करानी है, अब मैंने A2 ऐसे लिखा प्लस इसके सामने मैंने B2 ऐसे लिखा। अब बताइए इन दोनों का टक्कर होने वाली है, आपको बनाना है AB के 2 मोल। तो बताइए ये A और ये B तो आपस में टकरा के बॉन्ड बना लेगा, ये A और ये B तो टकरा के बॉन्ड बना लेगा। तो ये वाला क्या करेगा, घुइयां चलेगा बैठ के, है नहीं भाई, ये वाला नहीं टकरा पाएगा। तो ये इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है। ये क्या है, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है। बात समझ रहे हो, इनकरेक्ट ओरिएंटेशन है ये वाला। हाँ, अगर इन्हीं को मैं ऐसे टकरावाता, A2 ऐसे लिखता और बच्चा B2 मैं ऐसे लिख लेता, अगर ऐसे टकराते तो बताइए अब ये वाला A इससे टकरा जाएगा, ये वाला B इससे, ठीक है। तो देखो पूरा 20 से बॉन्ड क्लीव होगा, ऊपर भी एक नए AB का निर्माण होगा और नीचे भी एक नए AB का निर्माण होगा। तो 2 AB आपके फटाफट बन जाएंगे। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये बेटा करेक्ट ओरिएंटेशन है। कैसा है बेटा, करेक्ट है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बेटा ओरिएंटेशन आपका अगर इनकरेक्ट है, ओरिएंटेशन बेटा अगर आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इस तरह के जो टक्करें होती हैं बेटा वो अनइफेक्टिव टक्करों में चली जाती हैं और उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो खुद आप सोचिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले 80 जूल थी, इसका मतलब जौन मॉलिक्यूल के पास 80 जूल एनर्जी होगी वो सब के सब देंगे पटक के अपना एक इफेक्टिव कोलिजन, और जिसके पास 80 से बेटा कम होगी वो तो नहीं दे पाएगा। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो जिसके पास 70 जूल थी उसकी भी बढ़ के 80 के ऊपर हो जाएगी। तो कुल मिला के आपका जो इफेक्टिव कोलिजन वाला फ्रैक्शन है ना वो बढ़ेगा। तो देखो होता क्या है, अगर मैं इस ग्राफ को दोबारा बनाऊं, मैं लिख देता हूं 5वां पॉइंट है, मान लो ये मेरे पास फ्रैक्शन है, ये मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी। पहले कोई ग्राफ ऐसे चल रहा था बेटा, ऐसे चल रहा था, ठीक है, ये मेरे पास T1 टेम्परेचर पे था, किस पे था, T1। तो ये मैंने मान लिया ये इफेक्टिव कोलिजन ऐसे यहाँ से दे रहा था, ठीक है। अगर मैं T2 टेम्परेचर बढ़ाऊं, मतलब टेम्परेचर हाई करूं, तो ये ग्राफ आगे खिसक जाता है बेटा। जब ये आगे खिसकेगा तो ये ऐसे खिसकेगा, अब देखिए ऐसा हो जाएगा। बताइए ये जो ग्राफ हुआ, क्या कहा, ये जब इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ग्राफ के जो हाइट है वो कम हो जाएगी, आगे खिसक जाएगा। आगे खिसकने से होगा क्या, अब बताइए मैं इतना ग्राफ अगर ले लूं तो आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब देखिए ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया, अगर मैं T2 के बजाय T3 कर दूं तो ये और ऐसे खिसक जाएगा। और देखिए क्या हो रहा है, इतना ही फ्रैक्शन, देखिए लगातार, देखिए फ्रैक्शन जहाँ से स्टार्ट किया था वो वैल्यू बढ़ती जा रही। मतलब अगर मैं लगातार टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को सुनिएगा भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा ना तो पहले इतना फ्रैक्शन था मैक्सिमम इफेक्टिव, फिर बेटा फ्रैक्शन बढ़ गया इफेक्टिव वाला, फिर बेटा और बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इफेक्टिव कोलिजन देने वालों का जो फ्रैक्शन है बेटा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मेरे पास कोलिजन थ्योरी को लेकर के 5-6 पॉइंट से। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बेटा समझ लेते हैं बउआ कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। बेटा हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, शॉर्टकट में से ये लिखते हैं, ठीक है। ये आपकी कौन सी एनर्जी है, देखो
हर मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। मेरे पास मान लो 40 जूल है, कितनी जूल है मेरे पास 40 जूल, और आपकी जो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो 80 जूल थी, ठीक है। मतलब आपको जो प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए थी वो 80 जूल, और आपके पास खुद की एनर्जी कितनी है 40 जूल, तो आपको कितनी और एक्स्ट्रा रिक्वायर है, पहले ये बताइए कितनी रिक्वायर है। 40 आपके पास पहले से है, और टोटल कराने के लिए चाहिए 80 जूल चाहिए, तो बेटा आपको रिक्वायर 40 की है ना, तो जो आपको रिक्वायर्ड है, जो एक्स्ट्रा और चाहिए, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी टोटल होती है, जितनी टोटल चाहिए हुई है, वो मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जो एक मॉलिक्यूल के पास, मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास 20 जूल है, कितनी जूल है बेटा 20 जूल है, तो सीधी सी बात है उसको एक्स्ट्रा 60 चाहिए। तो देखो मैं इस तरह से ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ लिखूंगा बच्चा पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, और इधर होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये अलग ग्राफ है बच्चा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब रिएक्शन चल रही है, तो जो इधर लिखूंगा तो रिएक्टेंट का होगा, इधर का बेटा प्रोडक्ट का होगा। अब कोई ग्राफ मान लो ऐसे बना और ऐसे गया, अब बताइए यहाँ पर ये बेटा रिएक्टेंट है, और ये जो खत्म हो रहा है ये बेटा क्या प्रोडक्ट है। तो ये बताइए ये जो एनर्जी है, ये देखो इधर एनर्जी लिखी है पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी है बेटा कौन सी एनर्जी है बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी। किसकी एनर्जी है रिएक्टेंट। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी जो टोटल इतनी चाहिए, जिसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी वो इधर पहुंच जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये मेरे पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चा थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये बताओ ये तो इतनी पहले से है, जरा मैं ऐसे डॉटेड लाइन ड्रा कर लेता हूँ। अब ये बताइए इतनी पहले से है तो इतनी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है ना, इतनी तो पहले से ना बेटा, इतनी एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड, इतनी बेटा एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। तो जो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगी बेटा उसे हम नाम देंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो मैं बता सकता हूँ कि अगर मेरे को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फॉर्मूला निकलना है, तो अगर मैं चाहूँ तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी घटा दूँ, मतलब एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड, ठीक है, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड में से क्या घटा दूँ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं घटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं टोटल एनर्जी में से अगर रिएक्टेंट घटाऊँ तो ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास कि टोटल थ्रेशोल्ड में से अगर मैं रिएक्टेंट की घटाऊंगा तो मेरे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बन गया। अब इसको किसी तरह से भी पूछ सकता है कि बताओ थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला क्या है। तो बेटा जो थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला है इसको अगर मैं इधर कर दूं तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। या उसने कहा कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। कुल मिला के इससे कितने फॉर्मूले बन सकते हैं 3, या तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बना लो, या थ्रेशोल्ड का बना लो, या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का बना लो। तो आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है, और इसी बेसिस में मैं बता सकता हूँ कि बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और बच्चा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ये आप समझ गए ना। ये तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। अगर मुझसे कह रहा है एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इसको इधर कर देंगे तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट करेंगे में तो ये इधर आएगा तो उधर जाके घटाना पड़ेगा। तो 3 इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आपकी वो पूछ सकता है, बस आपको मेन एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी आधार पर कि मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा क्या है इसी बेसिस पर, और बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा क्या होती है। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि अगर मेरे पास किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा कम हो जाती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है तो बेटा एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि एनर्जी इसमें रिलीज हो गई तभी तो प्रोडक्ट की कम हो गई। भाई जिसमें हम लोग ऐसे बोलते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज करी है बेटा, क्या हुआ है, जिसमें एनर्जी बेटा रिलीज करी है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो रिलीज करने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट जो बना होगा उसके पास एनर्जी कम रही होगी। तो अगर मैंने ये ग्राफ फिर से बना लिया, इधर मेरे पास है आपका पोटेंशियल एनर्जी और इधर मेरे पास है बच्चा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इधर क्या है बच्चा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अगर कोई रिएक्शन ऐसे चल रही है तो देखिए रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो ये जो रिएक्शन होगी बेटा एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की अगर एनर्जी कम है तो जितनी कम है उतनी रिलीज हो गई होगी, ठीक है। अच्छा अगर यही ग्राफ मेरे पास इधर है पोटेंशियल एनर्जी, इधर वही रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अगर यही ग्राफ ऐसा बन जाता है, ये ऊपर रह जाता है
तो ये देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। प्रोडक्ट की ज़्यादा हो रही ना, मतलब देनी पड़ी होगी तभी तो ज़्यादा वही होगी। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाए, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, तो बेटा उसे मैं क्या बोलता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के डायनामिक्स में चला जाता हूँ तो इन प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है बेटा माइनस में आता है, और इन प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो डेल्टा एच मेरे पास आता है प्लस में। बात समझ में आ गया। तो ये मेरे पास आज मैंने शुरुआत में क्या कराया, कुछ न्यूमेरिकल्स करवा दिए, उसके बाद मैंने पूरा कोलिजन थ्योरी का बेसिक समझा दिया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूलरिटी वगैरह क्या है, और मॉलिक्यूलरिटी के साथ एक दो टॉपिक और है और एक दो न्यूमेरिकल्स के और करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टर्न पर ये आपका जो केमिकल काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर है लगभग फिनिश हो जाए। अगर किसी बच्चे ने ये लेक्चर देख रखे हैं तो बहुत रेयर है कि उसका किसी भी प्रकार से कोई भी इसमें टॉपिक छूटे। अगर किसी को और कोई रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे ये टॉपिक भी पढ़ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को ये टॉपिक के लेक्चर भी थोड़ा सा आप कृपया करके लगा दीजिए। और मैं बता दूं जेईई और नीट वालों के लिए बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट आने वाला है टॉपिक वाइज, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।